वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग सर्किट्स में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑप एम्प। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप एम्प। यहां पर अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस टॉपिक से मेनली आप थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स आप लॉन्ग टाइप की और शॉर्ट टाइप की दोनों टाइप की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली इस टॉपिक से न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती है, बट थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस टॉपिक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूं तो जो ओप एम्प है उसका मेन यूज ही यही है कि एनालॉग सिग्नल्स पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो और बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए जो ओप एम्प है वो प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओप एम्प का यूज आप एक्टिव फिल्टर के डिजाइन में भी करते हो, जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो ओप एम्प ओवरऑल प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम ओप एम्प का बेसिक्स पढ़ेंगे, ओप एम्प क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे आज कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओप एम्प होता क्या है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओप एम्प जो है वो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कपल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड एम्पलीफायर है। हाई वोल्टेज गेन आपको प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ किसी भी एनालॉग सिग्नल पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग ओप एम्प। तो अगर मैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स डिफाइन करूं यहां पर जिससे हमें आइडिया लगे कि ओप एम्प होता क्या है। देखिए, एम्पलीफायर हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, तो एम्पलीफायर की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से आती है। लेकिन जो हमने एम्पलीफायर स्टडी किया है और ओप एम्प में क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे ओप एम्प से रिलेटेड, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ओप एम्प और जो हम नॉर्मल एम्पलीफायर पढ़ते थे बाय यूजिंग बीजेटी या फैट, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका ओप एम्प होता है वो आपका डायरेक्ट कपल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड एम्पलीफायर है। इसके अलावा जो ओप एम्प होता है आपका वो एनालॉग सिग्नल्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन एनालॉग सिग्नल्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ओप एम्प जो होता है वो IC 741 इस पैकेज में अवेलेबल होता है। तो आप बोल सकते हैं इट इज अवेलेबल एज IC 741। तो यहां पर IC 741 का मतलब क्या है? बेसिकली IC तो हम जानते हैं, लेकिन 741 इस नाम का क्या मीनिंग है? तो यहां पर ओप एम्प में टोटल आपकी 8 पिंस होती है, ठीक है। सो टोटल पिंस ये होती है हमारी 8, और 8 पिंस में से जो आपकी यूजफुल पिंस होती हैं वो होती है 7, और जो 4 पिंस होती हैं वो आपकी यूज की जाती है इनपुट के लिए। तो यहां पर अगर मैं इनपुट पिंस की बात करूं तो इनपुट पिंस हमारी होती है 4, और अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं 1 क्या है, तो 1 होती है आपकी आउटपुट पिन। तो यहां पर टोटल पिंस हमारी 8 होती हैं, जिसमें से यूजफुल पिंस होती है 7, और उसमें से भी आउट ऑफ 7 4 पिंस यूज होती है एज अ इनपुट पिन, 1 पिन यूज होती है एज अ आउटपुट पिन। तो टोटल हो गई ये 5। सो मैंने आपको क्या बताया, टोटल पिंस कितनी होती है हमारी 8, उसमें से यूजफुल पिंस कितनी होती है हमारी 7, और यूजफुल पिंस में से 4 पिंस होती है आपकी इनपुट पिंस, 1 पिन होती है आउटपुट पिन। तो ये हो गई टोटल आपकी 5। तो जो 2 पिंस और रह गई जो यूज होती है वो आपकी यूज होती है ऑफसेट पर्पस के लिए। तो ऑफसेट पर्पस के लिए आप यूज करते हैं 2 पिंस। तो टोटल 7 पिंस में से 4 हो गई इनपुट, 1 हो गई आउटपुट, और 2 हो गई ऑफसेट पर्पस के लिए। तो यहां पर जो 1 पिन है आपकी, क्योंकि टोटल पिंस तो आपकी 8 हैं, तो 1 पिन होती है वो अनयूज्ड पिन होती है, उसका हम कभी यूज नहीं करते। और जहां तक सवाल है इनपुट पिंस का, जो 4 पिंस इनपुट हैं वो कौन कौन सी होती है हमारी, तो यहां पर हम थोड़ा सा इनपुट पिन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हमारी इनपुट पिंस होती हैं उसमें एक पिन होती है आपकी VCC। VCC हम जानते हैं, हमने फैट में
VDD पढ़ा हुआ है, उसी तरीके से BJT में हमने VCC स्टडी किया है, सबकी मीनिंग हमें पता है, DC सप्लाई होता है ये। तो एक पिन होती है VCC, एक पिन होती है आपकी VEE, या आप चाहें तो -VCC भी बोल सकते हैं, और एक पिन जो आपकी यूज होती है वो होती है इन्वर्टिंग के लिए, इन्वर्टिंग इनपुट। एक पिन आपकी होती है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए। तो टोटल आपकी 4 इनपुट पिन होती हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट भी क्या होता है। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं स्ट्रक्चर का। तो यहां पर जो ओपैम्प होता है, बेसिक जो आपका ओपैम्प होता है 741, क्या मीनिंग होती है, जस्ट अभी हम ये समझ रहे हैं। तो यहां पर ये जो आपका ओपैम्प होता है उसको हम शो किस तरीके से करते हैं। अगर मैं नॉर्मल यहां पर एक सिंबल ड्रॉ करूं ओपैम्प का, तो आप ओपैम्प को कुछ इस तरीके से शो करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर VCC, VE, जिसे हम -VCC भी बोल सकते हैं, इस तरीके से आप यहां पर 2 पिंस दे रहे हो, इनपुट पिंस, और 2 पिंस आपको और दिखाई दे रही होंगी, 2 लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, एक माइनस के साथ है और एक प्लस के साथ है। जो माइनस के साथ लाइन है उसमें जो आप इनपुट अप्लाई करोगे यही कहलाएगा आपका इन्वर्टिंग इनपुट, और जो प्लस के साइन है उसके साथ जो आप इनपुट अप्लाई करोगे वो कहलाएगा आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। बेसिकली जो माइनस वाले टर्मिनल पे आप इनपुट देते हो वो कहलाता है इन्वर्टिंग इनपुट, और जो प्लस वाले टर्मिनल पे आप इनपुट देते हो वो कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको, दिस इज इन्वर्टिंग, और ये आपका हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होते हैं। लेकिन कुछ इसी तरीके का आपका स्ट्रक्चर दिखाई देता है ओपैम्प का, और ऑफसेट क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी जो मैंने ओपैम्प बनाया है वो जस्ट एक सिंबल है ओपन लूप ओपैम्प का। ओपन लूप ओपैम्प भी हमें बाद में डिस्कशन करना है। तो ये जो आपका ओपैम्प होता है बेसिकली, जैसा मैंने आपको बोला कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम जनरली परफॉर्म करते हैं जब हम नेगेटिव फीडबैक, जब हम इस ओपैम्प में फीडबैक लगाते हैं तब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो भी हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप अभी जो मैंने आपको बेसिक बताया है कि ओपैम्प होता क्या है और ओपैम्प का बेसिक सिंबल क्या होता है, ओपैम्प जो IC 741 में अवेलेबल है उसका मीनिंग क्या है, आई होप आपको ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। एंड आई होप ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आपने यहां पर अचीव कर लिया होगा। नाउ अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओपैम्प। तो बेसिकली अगर मैं ओपैम्प के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ओपैम्प में टोटल आपके 4 ब्लॉक्स होते हैं। 2 ब्लॉक्स उसमें से वही हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, दैट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर के। और उसके बाद एक ब्लॉक है आपका लेवल शिफ्टर का और एक ब्लॉक है आपका पावर एम्पलीफायर का। तो ये सारी चीजें हमें ब्रीफ में पता है या बहुत डिटेल में पता है, सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजों को बस कनेक्ट करके ही हम एक ओपैम्प को बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके उन चीजों को रिवाइज कर लेंगे जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो बेसिकली जो हम लोगों ने अभी यहां पर स्ट्रक्चर बनाया है ये आपका ओपैम्प का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर 1, डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2, लेवल शिफ्टर एंड पावर एम्पलीफायर। तो बेसिकली जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर 1 है वो है आपका ड्वेल इनपुट बैलेंस आउटपुट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर रखा है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर 1 है हमारा ड्वेल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। तो ये है हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर 1 जो हम लोग ऑलरेडी यहां पर स्टडी कर चुके हैं। नाउ जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 है हमारा, ये है हमारा ड्वेल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो जब हम लोगों ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिस्कस किया था
तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि जब हम लोग ड्वेल इनपुट बैलेंस आउटपुट लेते हैं तो वहां पर आउटपुट में, एम्पलीफायर के आउटपुट में कोई भी डीसी बाइसिंग वोल्टेज आपको नहीं मिलता है। लेकिन जब आप ड्वेल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट लेते हो तो एम्पलीफायर के आउटपुट में आपको डीसी बाइसिंग सप्लाई, डीसी बाइसिंग वोल्टेज भी आपको मिल जाता है। तो इस कारण से, क्योंकि आपको डीसी वोल्टेज मिलता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 के आउटपुट में, तो आपको यहां पर क्या यूज करना पड़ता है, लेवल शिफ्टर। इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के टॉपिक में। मैंने आपको वहां भी बोला था कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप स्टडी कर रहे हो वही आपका ओपैम्प का बेस बनेगा। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 में चूंकि आपका ड्वेल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट है, तो अगर यहां पर मैं आउटपुट का नाम दे दूं, सपोज करिए अगर मैं इसे दे रहा हूं V1, इसे दे रहा हूं V2, तो ये जो आपका V2 आउटपुट होगा, तो आप लिख सकते हो यहां पर कि V2 आउटपुट विल कंटेन डीसी सप्लाई वोल्टेज। तो यहां पर चूंकि ये डीसी सप्लाई वोल्टेज कंटेन करेगा V2 आउटपुट, क्योंकि आप यहां पर यूज कर रहे हो अनबैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है, अगर मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको, तो बैलेंस्ड आउटपुट का मतलब क्या था हमारा, कि दोनों कलेक्टर के आउटपुट को हम सब्ट्रैक्ट करते थे। अगर आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अपने नोट्स को देखोगे तो दोनों कलेक्टर आउटपुट को हम सब्ट्रैक्ट करते थे, तो जो डीसी बाइसिंग सप्लाई थी वो आपकी कैंसल आउट हो जाती थी। लेकिन अनबैलेंस्ड आउटपुट में हम क्या करते थे, एक कलेक्टर से आउटपुट लेते थे, तो डीसी बाइसिंग सप्लाई आपकी कैंसल आउट नहीं हो पाती थी। दैट्स व्हाई जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 का जो आउटपुट है V2, वो आपका डीसी बाइसिंग सप्लाई भी कंटेन करेगा। तो डीसी बाइसिंग सप्लाई अगर आप जाने देंगे आगे तो क्या होगा, जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें क्या क्रिएट होगा, डिस्टॉर्शन। ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। ठीक है, तो यहां भी हम दोबारा से उसे लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो इफ वी अलाउ DC voltage, then there will be distortion in final output. So we use level shifter to remove DC voltage. तो हम यहां पर लेवल शिफ्टर यूज करेंगे डीसी वोल्टेज को रिमूव करने के लिए। लेवल शिफ्टर बेसिकली होता क्या है, लेवल शिफ्टर आपका एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने बीजेटी स्टडी किया था। तो लेवल शिफ्टर इज अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एक और पॉइंट यहां पर मैं और डिस्कशन करूंगा आपके साथ, थ्योरिकल पॉइंट है अगेन, कि जो लेवल शिफ्टर आपका होता है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई आप लेकर चलते हो। अगर आपको याद हो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमने स्टडी किया था कि अगर दो एम्पलीफायर आपस में कनेक्टेड हैं और अगर एक का आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, एक वैल्यू पर है, और अगर दूसरे का दूसरा जो बाद वाला कनेक्टेड है उसका अगर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो वैल्यू पर होगा, तो होगा क्या, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होकर जो पहले वाले का आउटपुट रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे, लोडिंग इफेक्ट। अगर आप अपने नोट्स पे चेक करोगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के, तो हमने यही स्टडी किया था, लोडिंग इफेक्ट, कि जब भी दो एम्पलीफायर बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं तो दूसरे वाले का इनपुट रेजिस्टेंस हमेशा हाई होना चाहिए जिससे कि लोडिंग इफेक्ट ना क्रिएट हो। तो यहां पर जो लेवल शिफ्टर होता है ना, उसका इनपुट रेजिस्टेंस जनरली हम बहुत ज्यादा हाई लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ लेवल शिफ्टर is very high such that
आउटपुट ऑफ differential amplifier 2 does not face any loading effect. सो यहां पर ये कुछ की पॉइंट्स है। देखिए सारे पॉइंट्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं ओपैम्प को पढ़ते समय, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ओपैम्प को समझते टाइम। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अब लेवल शिफ्टर हमने समझ लिया कि कॉमन करेक्टर आप यूज करते हो। उसके बाद लेवल शिफ्टर में हमने ये भी जान लिया कि लेवल शिफ्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, जिससे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर 2 जो है वो लोडिंग इफेक्ट फेस नहीं करता है। इसके बाद हमारा है पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर यहां पर क्या है, तो जो सबसे लास्ट ब्लॉक है हमारा पावर एम्पलीफायर, तो यहां पर हम पावर एम्पलीफायर क्यों यूज करते हैं, हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है थ्रू आउट द सिलेबस कि पावर एम्पलीफायर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम हाई पावर गेन अचीव कर पाए। ठीक है, फॉर हाई पावर गेन हम लोग पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। ये हम लोगों ने बहुत बार स्टडी कर रखा है। लेकिन कौन सा पावर एम्पलीफायर हम यहां पर यूज करते हैं उसका नाम मैं यहां पर आपको बता देता हूं। जनरली कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर is used at the last stage of op-amp। तो जो हम पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं, बेसिकली जो हम एम्पलीफायर यूज करते हैं लास्ट स्टेज ऑफ op-amp में, वो हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है। तो एज इट इज जो थ्योरी हमने स्टडी कर रखी है वही थ्योरी यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हमें उसे दोबारा नहीं स्टडी करना है, बस हमें नॉलेज होना चाहिए कि जो op-amp का स्ट्रक्चर है उसमें किन किन चीजों का यूज किया जाता है। तो आई होप ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है op-amp का और जो हमने ब्लॉक्स यूज किए हैं आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गए होंगे। एंड आई होप ये जो स्ट्रक्चर ऑफ op-amp है ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ये लर्निंग आउटकम आपने बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। So I hope you have achieved the following learning outcomes. Now you are able to define operational amplifier. तो बेसिकली जो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक थ्योरी स्टडी करी कि ये डायरेक्ट कपल वोल्टेज कंट्रोल एम्पलीफायर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो एनालॉग सिग्नल्स पे, हमने IC 741 का मतलब समझा। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। Now you are able to describe the structure of op-amp. तो बेसिकली जो हमने op-amp का स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके से आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का यूज करते हो, लेवल शिफ्टर का यूज करते हो, पावर एम्पलीफायर का यूज करते हो। तो आई होप ये op-amp का स्ट्रक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।